जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 और ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल को आज हम लोग इसी वीडियो के अंदर बिल्कुल समाप्त करने वाले हैं और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये जो सीरीज हमारी चल रही है, अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का, साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी का और इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसियाँ आने वाली हैं उनकी भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये जो टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रही है इसको आप लोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि आपको इस टॉपिक वाइज सीरीज लगाने के साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज चलती है रोजाना शाम 4 बजे इसी चैनल पर चलती है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और आप लोग इस चैनल के साथ में जुड़ जाएं ताकि आपको हर अपडेट समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ऋग वैदिक काल हमारा हो चुका है, अब हम स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो कह रहा है उत्तर वैदिक काल की समय सीमा बताइए, यानी कि उत्तर वैदिक जो हमारा काल है इसकी समय सीमा क्या है। तो उत्तर वैदिक काल की जो समय सीमा है वो मानी जाती है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए लिखा हुआ है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कुरु जनपद की स्थापना किसने की थी? भरत ने की थी, पुरु ने की थी, या फिर भरत और पुरु दोनों ने मिलकर की थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुरु जनपद की जो स्थापना की गई थी ये भरत और पुरु राजा दोनों ने मिलकर ही की थी। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भरत और पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की थी तथा तुर्बस और किरबी ने मिलकर पांचाल जनपद की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए तो अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है आर्यों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? गंगा यमुना से सरयू नदी तक, गंगा यमुना से श्रावस्ती तक, गंगा और यमुना के बीच में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्यों का जो विस्तार माना जाता है वो गंगा यमुना नदी से लेकर सरयू नदी तक माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कौशल राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? कौन सा राज्य? कौशल राज्य। गंगा नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, या फिर चिनाब नदी के किनारे। तो कौशल जो राज्य था ये आपका सरयू नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे स्थित था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। कह रहा है पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो बात आई है पुनर्जन्म की। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, तैतरीय संहिता में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत मिलता है वो आपका शतपथ ब्राह्मण जो आपका पुराण है इसमें मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 को। कह रहा है उत्तर वैदिक काल में कितने आश्रम प्रचलित थे? तो उत्तर वैदिक काल में आपके जो आश्रमों की जो कुल संख्या थी वो थी 3। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से आश्रम थे। एक आपका ब्रह्मचर्य था, दूसरा आपका गृहस्थ था, तीसरा आपका था वानप्रस्थ। ठीक है, परंतु अगर आगे देखते हैं पॉइंट में लिखा हुआ है परंतु कालांतर में चौथा आश्रम संन्यास भी प्रचलित हुआ। तो इस प्रकार से आपके टोटल जो आश्रम हो गए वो 4 हो गए, यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और इसके बाद आपका संन्यास। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में ही मूर्ति पूजा शुरू हुई थी, यानी कि अगर आपसे पूछे मूर्ति पूजा शुरू हुई थी वो कब से मानी जाती है तो उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है चारों आश्रम की चर्चा प्रथम बार कहाँ मिलती है? यानी कि जो चारों आश्रम की जो चर्चा एक बार में ही एक जगह पर मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? जबलो निषद में, आपका शतपथ ब्राह्मण में, या छंदोग्य उपनिषद में। तो चारों आश्रमों की जो चर्चा
एक साथ जो मिलती है ये आपकी मिलती है जबलो निषद में। किसमें? जबलो निषद में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, या फिर पुरुष देवता प्रधान होता था, या फिर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि नगरीय और पुरुष देवता प्रधान। तो वैदिक सभ्यता जो थी यह एक नगरीय सभ्यता थी और साथ ही साथ इसमें पुरुष देवता प्रधान माना जाता था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 लिखा हुआ है इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। कह रहा है ऋग्वेद में जन्म से मृत्यु तक कुल कितने संस्कार का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद में जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो संस्कारों का जो वर्णन मिलता है वो आपका मिलता है कुल 16। कितने मिलते हैं? कुल 16। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है ऋग्वेद में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? तो ऋग्वेद में जो विवाह का जो वर्णन किया गया है वो कुल 8 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? कुल 8 प्रकार से किया गया है। अब देख लेते हैं वो प्रकार कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद में कुल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, जिसमें पहला आपका ब्रह्म विवाह है, दूसरा आपका देव विवाह है, तीसरा आपका आर्ष विवाह है, चौथा आपका प्रजापत्य विवाह है, पांचवां आपका असुर विवाह है, छठवां आपका गंधर्व विवाह है, सातवां आपका राक्षस विवाह है और आठवां आपका पैशाच विवाह है। तो कुल इस प्रकार से कुल 8 विवाहों का वर्णन है आपके ऋग्वेद में। ठीक है, इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है। ठीक है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और अर्थवेद का उपवेद शिल्प वेद है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय और कौशिकी थे, सामवेद के ब्राह्मण तांड और षड्विश थे, यजुर्वेद के ब्राह्मण तैत्रीय और शतपथ थे और अर्थवेद का जो ब्राह्मण है वो है गोपथ। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे कुछ पॉइंट देखते हैं। तो ऋग्वेद में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, जिसमें आपका एक ऋषि ऋण है, एक आपका पितृ ऋण है और एक आपका है देव ऋण। ठीक है, और ऋग्वेद में 4 प्रकार के यज्ञ का वर्णन है, एक आपका राजसूय यज्ञ है, एक आपका अश्वमेघ यज्ञ है, एक आपका वाजपेय यज्ञ है और एक आपका है अग्निष्टोम यज्ञ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनको एक एक बार पढ़ लेना है, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद आगे कुछ देखते हैं। तो वैदिक सभ्यता में लोहे से बने उपकरण प्राप्त थे। तो अगर आपसे पूछे वैदिक सभ्यता में लोहे का प्रचलन था तो आपको बताना है कि वैदिक सभ्यता में लोहे का प्रचलन था। ठीक है, वैदिक सभ्यता में गाय और घोड़ा का विशेष स्थान था, यानी कि वैदिक सभ्यता में गाय को बहुत पवित्र माना जाता था और घोड़े को भी एक उचित स्थान दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर वैदिक काल था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और कल मैंने ऋग्वैदिक काल जो था उसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे थे इंडियन कोस्ट गार्ड की, साथ साथ रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग इस सीरीज को एक एक बार जरूर लगाइएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो की जो PDF है उसको पाना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को जय हिंद।